डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में राज्यों या संविधानों का वर्गीकरण किया है। संविधानों का वर्गीकरण अरस्तू की राजनीति विज्ञान को मौलिक देन है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 4 से 6 भाग में संविधानों का विस्तार से वर्णन किया है। अरस्तू ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने राज्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। संविधान 2 व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य में संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ है और शासकों का उद्देश्य क्या है। शासकों का उद्देश्य या तो स्वार्थ की पूर्ति होता है या जन कल्याण करना होता है। अरस्तू कहता है कि संप्रभुता एक या कुछ व्यक्तियों में या अधिक व्यक्तियों में रहती है। पॉलिटिक्स की चौथी पुस्तक में संविधान की परिभाषा लिखते हुए अरस्तू ने लिखा कि यह राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है। सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा स्वीकार लक्ष्य की प्राप्ति का निर्णय किया जाता है। अरस्तू के द्वारा संविधान के बारे में निम्नलिखित तत्व प्रस्तुत किए गए हैं। फर्स्ट, संविधान राज्य और उसके पदों का संगठित रूप है जिसमें राज्य की रूपरेखा और राज्य का आकार निश्चित होता है। सेकंड, संविधान द्वारा राज्य तथा राज्य में निर्धारित जनता के लक्ष्यों को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, अरस्तू के राज्यों का वर्गीकरण संबंधी विचार आधुनिक विचारों की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत है। अरस्तू का संविधान संबंधी विचार राज्य का कानूनी रूप ही निर्धारित नहीं करता, अपितु यह संपूर्ण जीवन के उन साधनों को निश्चित करता है जिसमें जीवन के समस्त पहलू के स्वरूप निर्धारित होते हैं। राज्य की सार्वभौमिक सत्ता एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, अनेक व्यक्तियों में अथवा किस में निहित है, इन प्रश्नों का उत्तर यदि ढूंढना चाहें तो राज्य के संविधान के आधार पर ही ढूंढ सकते हैं। संविधान राज्य का सार है। संविधान राज्य उसके पदों और उनके स्वरूपों को निर्वाचित करता है। राज्य के प्रशासन का स्वरूप क्या होगा यह संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का पृथक्करण, विभाजन, नियंत्रण किस आधार पर होगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, इन सब का निर्धारण और ज्ञान संविधान के आधार पर ही संभव है। अरस्तू के विचारों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि अरस्तू राज्य और संविधान में अंतर करते हैं। अरस्तू से पूर्व संविधान और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। एक ओर तो अरस्तू राज्य और संविधान में अंतर स्पष्ट करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कहते हैं कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ राज्य में परिवर्तन है। अरस्तू संविधान के वर्गीकरण को ही राज्य का वर्गीकरण कहता है। अतः इस प्रकार अरस्तू के विचारों में अंतर विरोध दिखाई देता है। अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया और अरस्तू ने अपना यह वर्गीकरण 2 आधारों पर प्रस्तुत किया। पहला, संख्या का आधार। संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा आधार है नैतिक आधार, जिसका तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तू ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के 3 भेद किए हैं और दूसरे आधार पर अरस्तू ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों, स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है और विकृत रूप वह है जिसमें शासन वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। अरस्तू के वर्गीकरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।
अरस्तु का यह मानना है कि एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, किंतु जब शासन केवल अपने ही हितों को दृष्टि में रखते हुए शासन व्यक्ति का प्रयोग करने लगता है तो वह निरंकुश तंत्र या आततायी तंत्र में परिणत हो जाता है। थोड़े से व्यक्तियों का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो वह कुलीन तंत्र है, किंतु जब वह केवल शासकों के हितों को ही दृष्टि में रखता है तो वह अल्प तंत्र या धनिक तंत्र में परिणत हो जाता है। जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वह बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। परंतु जब अव्यवस्था फैल जाती है और भीड़ के हितों को ध्यान में रखा जाता है तो वह भीड़ तंत्र कहलाता है। अरस्तु ने इस भीड़ तंत्र को ही डेमोक्रेसी का नाम दिया है और बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अरस्तु ने इसके वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अरस्तु ने शासन व्यवस्था के स्वरूप और सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित किया है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, आततायी तंत्र, कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में तो धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है, लेकिन संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र में निम्न वर्ग की प्रधानता रहती है। इस वर्गीकरण के साथ साथ अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति राजनीतिक परिवर्तनों का एक काल चक्र भी प्रस्तुत किया है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं उसी प्रकार शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रमशः आततायी तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र के बाद अंत में फिर से राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण दिया है उसकी विभिन्न आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई है। जैसे कि आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं माना और उनका वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान गार्नर के अनुसार उन्होंने राज्य तथा सरकार में कोई अंतर नहीं किया और अंतिम विश्लेषण में यह वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण नहीं अपितु सरकारों का वर्गीकरण है और इसलिए राज्य के रूपों के विवेचन में उसका कोई उचित स्थान नहीं हो सकता। इसी प्रकार गार्नर और वॉन महल ने अरस्तु के वर्गीकरण की इस आधार पर भी आलोचना की है कि यह वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर आधारित न होकर संख्या विषयक भौतिक आधार पर आधारित है। इसी प्रकार आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तु के वर्तमान वर्गीकरण को वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता और इसी तरह अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र भी प्रस्तुत किया है, किंतु यह परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। लेकिन अरस्तु के वर्गीकरण की इन आलोचनाओं के बावजूद आधुनिक युग में इस वर्गीकरण का पर्याप्त महत्व है। अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।